हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। तो आज है जी हमारी क्लास नंबर 13 और शुरू करने से पहले मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सिलेबस सारा का सारा कवर करने वाली है सीरीज़, तो पूरी देखिएगा। मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा रही हूँ ऑन योर डिमांड, सो दैट आप इस सीरीज़ को प्रॉपर देख सकें और सारा सिलेबस कवर कर सकें। ओके जी, सॉरी 21st को क्लास अपलोड नहीं हुई थी, इट वॉज़ माई बर्थडे, सो एक रीज़न ये है, दूसरा ये था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सो ये दो रीजन थे कि मैंने क्लास अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अनदर थिंग इज थैंक यू सुराश्री, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस एंड थैंक यू तमन्ना। आप लोगों ने मुझे मेल किया है और मैंने वो मेल जो है पढ़ा है, एंड धन्यवाद इतने प्यारी सी मेल लिखने के लिए, इतने प्यारे विशेस देने के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से थॉट के साथ जो मुझे लगा कि हमें ज़रूरत है आजकल उसकी बहुत ज़्यादा। और वो थॉट ये है कि प्लीज़ हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में इस समय आपके पास है, उसके लिए दिन में एटलीस्ट कोई चीज़ के लिए एटलीस्ट 2 ऐसी चीज़ें होंगी ही, आई एम श्योर, जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करें। ग्रैटिट्यूड माने शुक्रिया अदा करें इस कायनात का कि आपको वो चीज़ें मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सांस जो हमारी इस समय चल रही है, ठीक है, उसका ग्रैटिट्यूड। कोरोना से बचा के रखा है, उसका ग्रैटिट्यूड, ठीक है। जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, मतलब जब हम थैंक्स करते हैं, जब हम कायनात से को ये बताते हैं कि धन्यवाद, आपने मुझे जो ये चीज़ें दी हैं, रिसर्चर्स ये कहती हैं कि ऐसा करने से आपके जो ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं विच आर रियली गुड, और आपको आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको एक्चुअली में आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा बनाए रखने में बहुत मदद करती है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए बहुत सिंपल भाषा में बोला है कि आपका अगर एक कंप्लेनिंग नेचर है, 24 घंटे अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं, तो आप सबसे दुखी इंसान है दुनिया के, आप दुखी ही रहेंगे। तो उसके करने के बजाय ग्रैटिट्यूड शो करें और ज़रूर लिख के बताइएगा कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं, एटलीस्ट 2 बार। आई एम श्योर बहुत सारी बार आप कर सकते हैं, 2 तो बहुत कम है, लेकिन कम से कम 2 बार तो हमें थैंक यू या ग्रैटिट्यूड शो करना ही चाहिए हर उस चीज़ के लिए जो हमारे पास है। सो ज़रूर लिख के बताइएगा कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कोलबर्ग में, कुछ लोगों को फ्रॉइड में प्रॉब्लम है और कुछ लोगों को गैगने क्लासिफिकेशन समझनी है, तो हम लाइव करेंगे ये चीज़ें। गैगने क्लासिफिकेशन ऑब्वियसली जब हम चलेंगे आगे तो हम उसको करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने आज कोलबर्ग चूज़ किया है। अगले दिन हम नेक्स्ट क्लास में हम जो है आई विल ट्राई कि हम कोई और थियोरी करें, मे बी फ्रॉइड ही कर लें, ठीक है। तो ऐसे ये हम करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, जो ऐसी सोच जहाँ पे हम जजमेंट बनाते हैं, है ना, हम सब के सब डेली जजमेंट बनाते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसके बारे में, उसको वो क्या कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रश्न आए, आपने हमेशा याद रखना है कि कोलबर्ग का इंटरेस्ट बहुत था ये जानने में कि आप सही और रॉन्ग में क्या चूज़ कर रहे हैं। रीज़न वो देखना चाहते थे, वो तर्क देखना चाहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि अच्छा भाई आप क्या जजमेंट बनाते हैं, अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो क्यों ले रहे हैं वो एक्शन, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सही और गलत की डेफिनेशन तो पक्का चल रही होगी, उसके बेसिस पे ही हम लेते हैं ना। कितनी दिन में हम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ये बताते हैं ये सही है ये गलत है। जैसे कुछ दिन पहले हम सब बैठ के फैमिली में हम बहुत डिस्कशन करते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो किसी ने बोला कि नहीं, जो किसी के फ़ायदे के लिए झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं होता। लेकिन मैंने कहा नहीं, अकॉर्डिंग टू मी झूठ इज़ झूठ ओनली, चाहे वो फ़ायदे के लिए बोले नुकसान के लिए बोला, ऑब्वियसली वो दूसरी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ ही है, ठीक है। सो ये इस तरीके से हम रीज़न करते हैं। ये मेरी रीजनिंग है, ऑब्वियसली ये गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसे हम जजमेंट बनाते हैं हर चीज़ के बारे में कि क्या ये सही है क्या ये गलत है, इन चीज़ों के बारे में, तो हम इसे मॉरल रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब हम इस प्रक्रिया के अंदर है कि ये सही है या गलत क्या है, कुछ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको हम रीज़न आउट कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि मॉरल रियलिज्म वो अलग है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट में आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है मॉरल रियलिज्म। अब डिलेमा क्या है, डिलेमा होती है दुविधा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ करनी है
या नहीं करनी है, उसमें हम कहीं ना कहीं दुविधा में फंसे रहते हैं। ठीक है, मॉरल डिलेमा दुविधा है बेसिकली, जिस दुविधा में कोलबर्ग ने डाला बच्चों को, एक दुविधा सामने ले आए ना वो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो क्लियर हो जाएगा। कोऑपरेशन होता है जब हम आपसी सहयोग से कोई चीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ रोड पे और आपने देखा कि ओके उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ, तो दो लोग रुक गए, लेट्स से उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद की उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाने में, तो ये सहयोग है। मॉरल कोऑपरेशन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉरलिटी से रिलेटेड है, दूसरे की मदद करना नैतिकता है, तो इसलिए वो कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहला, इट हैज़ इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस थ्योरी को इस चीज़ के लिए कि भाई रियलिटी ही नहीं है इस थ्योरी में, कि 4 डिलेमा दे दिया और तुमने उन्हीं के बेसिस पे एक जो थ्योरी है वो सामने पेश कर दी है, तो ये तो इसका कंट्रीब्यूशन ना हुआ, ये तो इनफैक्ट उसका क्रिटिसिज्म हुआ, है ना। तो दिस इज़ नॉट द आंसर। दूसरा है, इट इस्टेब्लिशेज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। नहीं, क्लियर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि आपके सामने पेश कर दिया गया कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मतलब कि अगर ये रीजनिंग है तो यही एक्शन आएगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ की तो आपका रीज़न कुछ और होगा उसको करने का, चाहे एक्शन सेम हो। फिर 2 लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, एक का रीज़न कुछ और हो सकता है, एक का रीज़न कुछ और हो सकता है, तो 2 लोगों का जो रीजनिंग है, ऑब्वियसली बात है मॉरल रीजनिंग है वो जो है अलग अलग हो सकता है किसी भी एक एक्शन को करने का। ठीक है, सो ये क्लियर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता। हिज बिलीफ इज़ दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसफर्स। ऐसा कुछ ना तो मैंने पढ़ा है, मैंने इतनी बार ये थ्योरी पढ़ ली है, और ऐसा ना ही कुछ हमने कोलबर्ग जी बोल के गए हैं कि बच्चे जो होते हैं वो मॉरल फिलोसफर्स होते हैं, तो ये गलत है। हिज थ्योरी हैज़ सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। ये सही है क्योंकि कोलबर्ग ये देखते हैं कि एक्चुअली में रीज़न देखते हैं, वो अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसकी वजह से आप ले रहे हैं। सो कोलबर्ग की थ्योरी बेसिकली ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि क्या हम जैसे जैसे यहाँ से मैच्योर होते हैं, संज्ञानात्मक अगर हमारी मैच्योरिटी होती है, तो क्या उससे हमारा जो डिसीजन लेने का जो मॉरल डिसीजन हम लेते हैं उसमें कोई बदलाव आता है कि नहीं, कि मतलब उसमें कोई लिंक है कि नहीं, कोई लेना देना है कि नहीं, ऐसा हो। क्योंकि देखिए बचपन में जब हमारे यहाँ से इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होते तो शायद उस टाइम पे अगर हमने कोई डिसीजन लेना हो तो वो अलग होगा, है ना। सो जैसे हम बड़े होते हैं हमारी सोच बढ़ती है चीज़ों को लेके, तो वो डिसीजन अलग हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको अभी ये उदाहरण दिया कि किसी के भले के लिए जो झूठ बोला जाए वो झूठ झूठ नहीं होता, लेकिन बचपन में तो हमें यही सिखाया जाता है देखिए झूठ गलत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं एक ये भी नज़रिया हमें समझ में आ जाता है कि ठीक है ये तो किसी के भले के लिए किया, तो ये झूठ थोड़ी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो यही एसोसिएशन समझना जो है चाहते थे। ठीक है, कि जैसे जैसे आप यहाँ से मैच्योर होते हैं, संज्ञानात्मक मैच्योरिटी होती है, कॉग्निटिव जो मैच्योरिटी होती है, क्या उससे कोई ना कोई आपकी जो मॉरल मैच्योरिटी उस पर असर पड़ता है कि नहीं। ठीक है जी, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। कौन सी ऐसी स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की जिसको लॉरेंस कोलबर्ग ने बेसिकली प्रपोज किया है? पहली है प्रस्तुति अवस्था या लेटेंसी स्टेज, आपको पता ही है, उसके तो एक बहुत बड़े नायक हैं जी फ्रॉइड, उन वही बात करते हैं, तो ये कोलबर्ग ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जी हाँ, जिसकी बात बिल्कुल कोलबर्ग करते हैं। और तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसकी बात जो है वो प्याजे करते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज की बात जो है वो करते हैं एरिक एरिक्सन, जब वो पूरी की पूरी स्टेजेस देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बात है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये हम करने वाले हैं। क्या होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या होती है ये ओरिएंटेशन, कौन सी स्टेज है, ये कौन सा लेवल में आती है, ये हम पढ़ेंगे अभी। अगला प्रश्न, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday। अब क्या देखो प्रश्न को समझो, आप मुझे अपनी चीज़ दें क्योंकि मैंने आपको दी थी अपनी चीज़। ये क्या कर रहे हैं हम, एक बार्गेन कर रहे हैं ना, बार्गेनिंग हो रही है कि मैं आपको दे रही हूँ कोई चीज़, आप मुझे दे रहे हैं, तो हम बार्गेन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के मुताबिक जो है नूर की जो ये स्टेटमेंट है वो किस चीज़ को दर्शाती है, कौन सी स्टेज है ये। तो देखिए
आप क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना, कि हम बार्गेन कर लेते हैं, चल तू ये ले ले मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, हम बेसिकली चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे यही किया ना कि मैं तुम्हारे लिए ये किया, अब तुम मेरे लिए ये करो इन रिटर्न, है ना। तो ये नाम आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, एक्सचेंज, और ये कन्वेंशनल स्टेज पे होता है, ठीक है। बाकी सारी की सारी स्टेजेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, सो टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे पास 6 स्टेजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेज 1 होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। स्टेज 2 होती है इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म। स्टेज 3 है गुड रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन। स्टेज 4 होती है लॉ एंड ऑर्डर की। 5वीं होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की। और 6वीं होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की। अब इसको ऐसे आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेंगी कि अच्छा पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, लेकिन जब आप इनको लेवल के साथ समझेंगे आपको ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा जो हैं आसान लगेंगी, ठीक है। ओके जी, चलिए अब हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो कोलबर्ग की, उसका जो नाम है वो यही है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग। एक तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है, वन थिंग इज दिस, ठीक है, दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर। अनदर थिंग इज़ कि इसमें 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक मोरालिटी के बारे में कुछ बातें जो वो करके गए हैं, और दूसरा हाइंस डिलेमा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेसिकली जो कोलबर्ग की ये जो थ्योरी है, उन्होंने जीन पियाजे का ही वर्क जो है उसको मॉडिफाई किया, उसको बढ़ाया, ठीक है, और उसी से एक थ्योरी सामने पेश कर दी जो मॉरल रीजनिंग की थ्योरी है वो, ठीक है। जैसे कि पियाजे जो हैं उन्होंने भी 2 स्टेजेस दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं। तो कोलबर्ग ने एक्चुअली में उन्हीं स्टेजेस को आगे बढ़ाया है, एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि कोलबर्ग ये कहते थे कि मॉरल जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और थ्रू आउट आपकी लाइफ में वो प्रोसेस होता है, ठीक है। सो उसकी उनकी थ्योरी में उन्होंने अपने 6 स्टेजेस दे दी, ठीक है, और 3 लेवल्स दे दिए। लेकिन उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, पियाजे के काम से शुरू किया। अब देखो जो जीन पियाजे थे उन्होंने बेसिकली एक ऐसी मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज दी है जहाँ पे 2 फेजेस की वो बात कर रहे थे, ठीक है। एक फेज़ जो है जो वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर बहुत कॉमन होता है, और दूसरा वो कहते हैं एक फेज़ ऐसा होता है जो अडल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सो बेसिकली वो 2 फेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पियाजे कह रहे थे कि एक फेज़ बच्चे के अंदर कॉमन है, एक जो है जब आप अडल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे आता है। सो जो बच्चे के अंदर जो फेस होता है जिसको वो कहते हैं हेट्रोजीनियस फेस, है ना, हेट्रोनॉमस फेस, ठीक है। फिर इसी तरीके से उन्होंने अडल्ट के लिए ऑटोनॉमस फेस का इस्तेमाल किया है। ये हमें यूज़ नहीं करना, ना हमसे कभी क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया पियाजे की कोई मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन हाँ, आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि पियाजे ने भी बेसिकली 2 फेजेस दिए हैं मॉरल डेवलपमेंट के, एक है हेट्रोनॉमस और दूसरा है ऑटोनॉमस। हेट्रोनॉमस फेज होता है जब हम सारी चीज़ें अपनी अथॉरिटी फिगर से सीखते हैं, जो रूल्स हैं राइट एंड रॉन्ग के, वो अथॉरिटी फिगर आपको समझाती है। अथॉरिटी फिगर कौन है, आपकी मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, आपकी टीचर हो सकते हैं, है ना। सो बेसिकली जब उनसे आती हैं चीज़ें, तो ये एक फेज़ की उन्होंने बात की थी। फिर ऑटोनॉमस हो जाते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब है कि हम जब मैच्योर हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हमारा राइट रॉन्ग जो है फिर हमें समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो फेजेस जो हैं वो पियाजे ने दिए हैं। उसके बाद जो है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है इसी के आधार पे कोलबर्ग ने दी है। तो आपसे अगर कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि कोलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी है वो उसको कैसे मॉडिफाई किया या उसको कैसे एक्सपैंड किया, तो आपने याद रखना है कि उसने एक्सपैंड किया या फिर मॉडिफाई किया जीन पियाजे के काम से, ठीक है। चलिए आगे। कोलबर्ग जो है इस बहुत सारे डिलेमास या दुविधा बच्चे के सामने पेश करते हैं या सब्जेक्ट के सामने पेश करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली क्या रीज़न रहता है। अगर आप कोई भी चीज़ को जज करते हैं उसके पीछे क्या रीज़न है जिसको लेके आप वो एक्शन करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला जो डिलेमा था वो यही था कि हाइंस ने एक ड्रग जो है वो चुरा लिया, ठीक है। एक सिनेरियो था जिसमें उन्होंने देखा कि एक औरत हैं जिनको कैंसर है,
और डॉक्टर है जिसके पास एक ड्रग है जो उसको सेव कर सकता है। सॉरी, डॉक्टर ये बोलता है कि एक ड्रग है जिसको जो आपकी पत्नी को बचा सकता है। आपको वो ड्रग जो है वो एक फार्मासिस्ट या केमिस्ट कह लें, जिन्हें हम यहाँ पे केमिस्ट बोलते हैं, आपको उससे लेना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। इतने पैसे हाइंस के बाद नहीं हैं, और जो हाइंस है वो ऑब्वियसली उस वुमेन के हस्बैंड है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है वो बच जाए, लेकिन अब उन्हें $2000 की, लेट्स से वो एक ड्रग है, लेकिन उनके पास $1000 ही आता है। ऑब्वियसली बात है, ड्रग चाहिए, तो वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है केमिस्ट या फार्मासिस्ट के साथ, लेकिन वो नहीं मानते, ठीक है। और उसके बदले अब इंस्टेड हाइंस क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, पहला रीज़न है अपनी वाइफ से आप प्यार करते हैं, आप उसे बचाना चाहते हैं, तो वो उसकी दुकान में घुस जाते हैं और ड्रग जो है वो ले लेते हैं और अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। अब कोलबर्ग ये बोलते हैं कि अपने सब्जेक्ट से पूछते हैं कि क्या एक हस्बैंड को ये चीज़ करनी चाहिए थी। अब कोलबर्ग इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि उसने सही किया या गलत किया, नो। वो इंटरेस्टेड हैं कि उसने जो किया उसके पीछे क्या कारण था, रीजनिंग, कि अगर लोग कहें कि हाँ हस्बैंड को ये करना चाहिए था, ये नहीं, हस्बैंड को ये नहीं करना चाहिए थे, तो गलत है। कोलबर्ग कहते हैं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो गलत क्यों है, वो रीज़न क्या है। अगर आप होते कोलबर्ग की जगह, सॉरी उस हाइंस की जगह पे, तो आप किस रीज़न की वजह से वो काम करते, ठीक है। तो बेसिकली वो रीजनिंग में ज़्यादा मायने उनका था, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आपने याद रखना है, रीजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कोलबर्ग्स थ्योरी, ठीक है। उसी फिर रीजनिंग को आगे उन्होंने अलग अलग स्टेजेस डेवलप करके एक थ्योरी बना दी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब हमने पहला प्रश्न किया था उसमें एक टर्म आई थी मॉरल रियलिज्म, मोरालिटी रियलिज्म, तो आज हम वो भी पढ़ेंगे। जो मॉरल डेवलपमेंट होती है इसके अलग अलग जो पहलू हैं, पहला है रियलिज्म, दूसरा है कोऑपरेशन, तीसरा है डिलेमा और चौथा है रीजनिंग। ये मॉरल जो डेवलपमेंट है, नैतिकता का जो विकास होता है, उसमें ये चार जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहले मॉरल रियलिज्म क्या होती है? मॉरल रियलिज्म इज नॉट एक्चुअली फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उसको कोई लेना देना नहीं इस चीज़ पे। मॉरल रियलिज्म ये कहता है ये चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल 2 + 2 4 ही होंगे, ये हमेशा ट्रू है आपके लिए, मेरे लिए वो अलग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए 2 + 2 4 नहीं है क्योंकि मैंने कहा है ना, 2 + 2 4 ही होते हैं, ठीक है। 2 + 2 जो है वो 4 ही हैं, ये रियलिटी है। तो मॉरल रियलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ जो वैसे ही है। अब सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ओनली, मैं कह रही हूँ कि सन ईस्ट से राइज करता है, इसलिए ईस्ट से राइज नहीं करता, भाई वो ईस्ट से ही राइज करता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। सो रियलिज्म का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ जो रियलिटी में है, जो एक्चुअली में फैक्चुअल है, आपके या मेरे कहने से वो बदलने वाली नहीं है, ओके। फिर है मॉरल कोऑपरेशन, ये है कि बेसिकली अलग अलग मॉरल व्यूज़ हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आपका व्यू पॉइंट अलग होगा, मेरा व्यू पॉइंट अलग होगा चीज़ों को लेके, लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम क्यों ना एक मिडल वे निकालें ताकि हम उस चीज़ के ऊपर काम कर सकें। हम सब दिन में बहुत बार मॉरल कोऑपरेशन करते हैं, घर में बहुत बार करते हैं। कई बार लेट्स से आप कोई चीज़ बोल रहे हैं, आपका पार्टनर कोई चीज़ बोल रहा है, आप नहीं सहयोग आपका बन रहा होता, लेकिन आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच जाते हैं। अभी ठीक है, आपकी इस बात से मैं सहमत तो नहीं हूँ, बट मुझे लगता है इसका मिडल वे ये है, आप एक मिडल वे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, ठीक है। सो उसे मॉरल कोऑपरेशन कहते हैं। डिलेमा क्या है? बेसिकली जब आपके नैतिकता में ही एक दुविधा आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, आपके ऊपर जोर पड़ जाए कि अच्छा 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी ही करनी है ना। और मतलब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन है, एक आपको चूज़ करनी है, ठीक है, एक आपको चूज़ नहीं करनी बेसिकली। सो उसमें क्या होता है कि अब कोई मर्जी सिचुएशन हो, ठीक है, हमें ये होता है कई बार, आप देखिएगा कोई भी आप चॉइस बना लें कि लेट्स से एक सिचुएशन आई, उसमें A B 2 चीज़ें हैं, मैंने A चूज़ कर ली, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे इंटरेस्ट वो B की तरफ भी होगा कि यार ठीक तो वो भी थी, ठीक है। सो इसी तरह दुविधा होती ही ये है, अगर A वाली चीज़ ही बिल्कुल सही है और B बिल्कुल सही नहीं है, ऑब्वियसली मैं A ही चूज़ करूँगी। दुविधा कहाँ थी वहाँ पे? तो दुविधा हुई नहीं, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन चूज़ आप कोई एक ही कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं हम ऐसी सिचुएशन में जो हमारे नैतिक होते हैं, नैतिकता होती है, हमारे जो मूल्य होता है, उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है।
चलिए, रीजनिंग क्या है? मॉरल रीजनिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसी के आधार पे फिर आगे कोलबर्ग ने एक थ्योरी बनाई है। हम सब के सब जब भी कोई एक डिसीजन बनाते हैं अबाउट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, तो हमारे दिमाग में एक आवाज़ चल रही होती है जो हमें रीज़न देती है। सपोज़ करो फॉर एग्जांपल हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ हमें ये कह रही है, रीज़न दे रही है, तुम चोरी इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारे घर में खाना नहीं है। चोरी करना गलत है, ठीक है, लेकिन देखो तुम चोरी क्यों कर रहे हो, मतलब वो तुम्हें रीज़न देगी कॉन्टीन्यूसली। आप देख रहे हो? तो एक्चुअली में हम सब के सब, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो रीज़न नहीं करता। हम सब के सब मॉरल रीजनिंग करते हैं। हम जो भी एक्शन ले रहे होते हैं हम उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उस एक्शन को थ्रू दैट रीजनिंग कि ये सही ही है, ठीक है। सो बेसिकली जहाँ पे हम फ़र्क जानने की कोशिश करते हैं कि ये सही है ये गलत है, ठीक है, लॉजिक का इस्तेमाल करके हम जो है वो मॉरल रीजनिंग होती है। अब देखिए क्या है, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं उसकी हम बात करेंगे। मैंने आपको यही कहा 6 टोटल स्टेजेस हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कितनी स्टेजेस हैं कोलबर्ग की। 6 हैं। लेवल कितने हैं? 3 है, और हर लेवल में आपको 2-2 स्टेजेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो 3 लेवल में 6 स्टेजेस, ठीक है, ओके। पहला लेवल देखिए क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये वो लेवल है जो बेसिकली 9 साल के आसपास, ठीक है, डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। जब हमारा अपनी खुद का कोई मोरालिटी का वो नहीं होता कि ये चीज़ सही है, हमारा अपना खुद का नज़रिया नहीं होता, डेवलप नहीं हुआ होता, लेकिन हम दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं सही और गलत के उस पर, और सबसे ज़्यादा हम डिपेंड करते हैं अपने माँ बाप के ऊपर, सीधी सी बात है, ठीक है। सो आपने पहला लेवल याद रखना है प्री कन्वेंशनल। बहुत आसान है इनके लेवल याद रखना। कन्वेंशनल बीच वाला है, उससे आगे प्री है, पहले ऑब्वियसली प्री ही आएगा, पोस्ट बाद में आता है तो वो बाद में ही आएगा, तो इनको तो कन्फ्यूजन ही नहीं है याद करने में। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या होता है कि बेसिकली हमारा खुद का अपना कोई पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होता, ठीक है। हमारे कोड्स कहाँ से आते हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है? प्री में, प्री आप ऐसे याद रखिए, बिल्कुल नया नया, हमें कहाँ से पता चलेगा? ऑब्वियसली हमारी जो अथॉरिटी फिगर हो गई वो कोई भी हो सकती है, हमारे माँ बाप स्पेशली, ठीक है, वो हमें बताते हैं, जो बड़े होते हैं वो हमें बताते हैं, प्रिंसिपल हमें बताता है स्कूल का कि अगर तुम रूल तोड़ोगे ना तो उसके ये जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस या इसका ये रिजल्ट होगा, ठीक है, ओके जी। सो हमारा जो मॉरल कोड है वो किससे शेप हो रहा है? टोटली जो हमें हमारे अडल्ट बता रहे हैं कि दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखिए, जब ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीज़ें सही क्या है गलत क्या है मेरे को मेरा अडल्ट बता रहा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हमेशा अच्छी चीज़ें करूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती मेरा अडल्ट मुझे पनिश करे। तो यहाँ पे कौन सी ओरिएंटेशन होती है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। आपको पता है कि अगर, ठीक है, हम ओबीडियंस नहीं शो करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। अब हम पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए बेटर क्या है? ओबीडियंस शो करना। तो पहली स्टेज क्या हुई, जहाँ पे मुझे ऑब्वियसली पनिशमेंट को दूर भगाना है, मैंने ओबे करनी है सारी चीज़ें, बिकॉज मैं पनिशमेंट नहीं चाहता, ठीक है। अब देखिए दूसरी स्टेज में क्या है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। बच्चा साथ में ये भी समझ में आ जाता है उसको कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग अलग इंसान के अलग अलग व्यू पॉइंट है, ये भी समझ में आ जाता है प्री कन्वेंशनल में। कैसे समझ में आता है? क्योंकि स्कूल में जब जाएंगे तो रूल कुछ और सिखाया जाता है, जब हम घर पे आते हैं कुछ और सिखाया जाता है। सो बेसिकली बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि स्कूल में कोई वो जो अडल्ट है वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन घर में जब आता हूँ तो अडल्ट कुछ और बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबका एक व्यू पॉइंट नहीं है, हर किसी के लिए एक राइट चीज़ नहीं है। राइट, जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं उनके अलग अलग व्यू पॉइंट है, उनके लिए अलग अलग चीज़ें राइट और रॉन्ग है, ठीक है। सो दूसरी स्टेज होगी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब देखिए बहुत आसान है, पहले लेवल पे जब आप प्री कन्वेंशनल लेवल पे है, आपने ये याद रखना है कि मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअली मैं हर चीज़ पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अडल्ट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे पनिशमेंट ना मिले। लेकिन फिर मैं ये भी समझ जाता हूँ कि जब मैं स्कूल जा रहा हूँ या जब मैं किसी आंटी अंकल के घर जा रहा हूँ, उनके घर में रूल्स डिफरेंट है, जब मैं अपने घर में आता हूँ वहाँ रूल्स डिफरेंट है। एक ही चीज़ को करने के अलग अलग तरीके हैं, या एक ही चीज़ का जो नज़रिया है, एक ही चीज़ को लेकर जो नज़रिया वो अलग अलग है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो इनके लिए सच है वो मेरे घर पे नहीं है। समझ रहे हो? सच की डेफिनेशन भी अलग हो सकती है। ये
ये बचपन में समझ में आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही आसान तरीका है, चीज़ों को ऐसे याद आप रख सकते हो। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यहाँ पे समझ में आ जाता है, हमें यहाँ समझ में आ जाता है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो भी हमारे लिए इन रिटर्न कुछ कर सकता है या करना चाहिए, ठीक है। अब है लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पे हम उस स्टेज में होते हैं जब हम एडलेसेंस हो गए, ठीक है, किशोरावस्था में हैं, और इसके बाद हम वयस्कता की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बेसिकली जिस भी अडल्ट रोल मॉडल को हम मानते हैं, ठीक है, हम उनकी वैल्यूज़ को अपना पार्ट बना लेते हैं। अब हमें बार बार उनकी तरफ देखना नहीं पड़ रहा, हमने उसको इंटरनलाइज कर लिया है, ठीक है। अथॉरिटी इज़ इंटरनलाइज्ड, लेकिन हम उसे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। सो रीजनिंग किसके ऊपर बेसिस पे होती है? जिस भी ग्रुप को मैं बिलोंग करता हूँ, अगर ये मेरी फैमिली है तो उस फैमिली के जो मॉरल्स हैं वो इंटरनलाइज हो गए हैं। आपने देखा होगा शायद, अगर आपने कभी नोटिस किया है, हर बच्चा जिस फैमिली से आता है वो उसमें झलक उसकी दिखाई देती है, क्योंकि फैमिली में वो नैतिकता जो होती है या वो जो भी फैमिली की जो मोरालिटी होती है वो उस बच्चे के अंदर आपको झलक दिखाई देगी, क्योंकि वो इतनी इंटरनलाइज हो चुकी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ घरों में ये बिलीव किया जाता है कि जो मतलब मैं किसी लड़के या लड़की में डिफरेंस नहीं कर रही, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो वो जीप का नहीं चला सकती, या हैवी जो व्हीकल है उनको ड्राइव नहीं कर सकती, जीप नहीं चला सकती बेसिकली, लेट्स से। तो मतलब वो कहाँ से आई? क्योंकि शायद उस घर में ये चीज़ प्रैक्टिस की गई है कि गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो होती हैं, क्या कहते हैं उसको, छुईमुई टाइप्स होती हैं, ठीक है। सो अब क्या है, वो चीज़ इंटरनलाइज होगी इंसान के अंदर। अब क्या होगा, जब उनकी शादी होगी, वाइफ होगी या कोई भी होंगे, तो वो उनके साथ ऐसे ही डील करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही इंटरनलाइज्ड है। तो अथॉरिटी की जो चीज़ें हैं वो आपका पार्ट बन जाते हैं, इंटरनलाइज हो जाते हैं, फिर आप आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, ओके। इसी में स्टेज 3 आएगी, जहाँ पे आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट। इसका मतलब ये है मतलब कि आप गुड दिखना चाहते हो, यू वांट कि हमारा रिश्ता दूसरे के साथ अच्छा हो, ठीक है। अब देखो क्या है, चाइल्ड या इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू बी सीन एज बीइंग अ गुड पर्सन बाय अदर, मतलब दूसरे मुझे अच्छा कहें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आई शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। तो कई बार क्या है, हम इसलिए कोई चीज़ नहीं करते क्योंकि हमें दूसरे से अप्रूवल चाहिए होती है, इसमें वो है, ठीक है। अच्छे रिश्ते, अब अच्छे रिश्ते कैसे आएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, है ना। आप चाहते हो अगर कि दूसरा इंसान आपको अच्छा समझे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अप्रूवल जब आप दूसरे की लेने जाएंगे उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। देन आती है चौथी स्टेज, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। जो बच्चा है वो अवेयर हो जाता है कि अच्छा यार सोसाइटी में तो ये रूल चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि सोसाइटी के खिलाफ नहीं जाना, ठीक है। मतलब मुझे रूल्स को क्यों ओबे करना है, क्योंकि मेरे को लॉ को मेंटेन करना है, मुझे गिल्ट नहीं लेके आनी है, मुझे सोसाइटी के खिलाफ नहीं जाना है। ये बस ये वो वाली चीज़ है, ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हम यहाँ पे करते हैं। स्टेज 4 में हम सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि सोसाइटी के खिलाफ हम जाएं और सोसाइटी जो है वो हमें कुछ पनिश करे या हमें गिल्ट फील हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले अब इसको रिवाइज करते हैं। हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे सारी चीज़ें वैसे हो रही हैं जो मम्मी पापा बता रहे हैं, क्योंकि पनिशमेंट को अवॉइड करना है इस वजह से, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि हम अलग अलग जगहों पे जाएंगे, हम स्कूल में जाएंगे, हम शायद डांस ग्रुप में जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हम किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यार मेरे घर में तो जो मैं सच बोलता हूँ और मेरी गलती होती है और मैं सच बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरी गलती है फिर भी मैं सच बोलता हूँ तो थप्पड़ पड़ जाता है। लेकिन इनके घर में तो सच को वैल्यू ही बहुत किया जाता है। समझ रहे हो, नज़रिया समझ में आने लग गया कि एक चीज़ का अलग अलग तरीके से नज़रिया है, उसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में। जब हम स्टेज 3 पे पहुँचे तब ये समझ में आया, आगे देखो स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं कि अच्छे रिश्ते मेंटेन करने के लिए दूसरों के अप्रूवल अगर आप चाहते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको अच्छी करनी पड़ती हैं ताकि आपको दूसरे की अप्रूवल मिले, ठीक है। फिर समझ में आया कि जैसे हम थोड़े से और बड़े होते हैं कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि हम सोशल अप्रूवल चाहते हैं ना, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जो सोसाइटी के खिलाफ जाए, हमें रूल्स को ओबे करना है,
ठीक है। अब देखो एक लिंक बन रहा है, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी ये स्टेजेस भूलेंगे ही नहीं है। आपने लिंक बना के चलना है, अपने ऊपर लगाइए और लिंक बनाइए इसको। अब देखो लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी का मतलब क्या है? अब इंसान की जो जजमेंट है वो सेल्फ चूजन है। अब इतने हम मैच्योर हो गए हैं कि अब हम डिसाइड करेंगे कि भाई दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ व्हाट आई चूज़। मैं डिसाइड करूँगा। सेल्फ चोजन प्रिंसिपल का क्या मतलब है? मेरे खुद के सिद्धांत जिनको मैं चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मॉरल रीजनिंग किसके ऊपर आधारित है? मेरे खुद के राइट के ऊपर, मेरे खुद की रॉन्ग के ऊपर, मेरे खुद के जो जस्टिस है उसके ऊपर, मेरे खुद का क्या कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं इतने बड़ा हो गया हूँ। 5वीं स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल बिकम अवेयर that rules might exist for good of the interest greatest number, but भाई बहुत बार ऐसे होता है कि आपको शायद उसके खिलाफ जाना पड़े। ऐसे ये वही चीज़ है जब हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली सच जो है और झूठ जो है, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। झूठ बोलना गलत होता है, लेकिन फिर हम ये समझ जाते हैं कि हर झूठ जो हम बोलते हैं, कई बार हम किसी के भले के लिए जो झूठ बोलते हैं वो झूठ नहीं होता। ये हम यहाँ आके समझते हैं, ठीक है, कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रूल है ना, सबके लिए सेम है। और रूल क्या है कि झूठ नहीं बोलना, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए वो ठीक है, लेकिन किसी एक सिचुएशन में वो सही नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है हमेशा चीज़ें क्लियर कट नहीं होंगी कि यही सही है यही गलत है, ठीक है। जैसे हाइंस के डिलेमा में अगर हम देखें, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? अपनी वाइफ की लाइफ को प्रोटेक्ट करना। लॉ ऑब्वियसली लॉ तो कहता नहीं है कि ना स्टील करो आप, लॉ तो ये कहता है कि आप कभी चोरी नहीं करो, लेकिन हाइंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? अपनी वाइफ को बचाना। ये हम यहाँ तक आके सीख जाते हैं। अब देख रहे हो आप कि लिंक मेंटेन करो। सबसे पहले हमने क्या सीखा, फिर हमने क्या सीखा और अब हमने क्या सीख लिया। एक स्टेज है पूरी की पूरी, एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम बढ़ते जाते हैं। इस स्टेज तक आते आते हमने 5वीं स्टेज तक आते हमने ये समझ लिया कि ठीक है, अगर हम कहते हैं कि चोरी करना गलत होता है, बिल्कुल सही है, सबके लिए गलत है, लेकिन एक सिचुएशन में वो शायद सही नहीं है। ओके ये फिर आखिरी स्टेज क्या है? आपके यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि हमारे खुद के अपने मॉरल गाइडलाइंस हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो मॉरल वैल्यूज़ लॉ में फिट ही करें, ठीक है, और ये सब पे ऊपर लागू होता है, ठीक है। अब जैसे इक्वालिटी है, ऑब्वियसली बात, कई बार इक्वालिटी के चक्कर में हम कोई चीज़ शायद लॉ के अगेंस्ट जाके कर लें। कहने का मतलब ये है, सो यहाँ पे आपके खुद के मॉरल गाइडलाइंस आ जाते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सही लग रहा है वो लॉ के अकॉर्डिंग भी सही हो। आप समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल कि आपका जो गाइड्स हैं, आपके जो गाइडलाइंस हैं, वो ये कहते हैं, जो मेरे खुद के विचार हैं या मेरे सिद्धांत है, वो कहता है कि भाई अगर कोई इंसान मर रहा है तो मैंने उसको बचाना है। लॉ कहता है भाई वो क्रिमिनल है, ठीक है, आप उसको मुझे हैंड ओवर करें। मैं कहती हूँ नहीं, मैं उसकी हेल्प करूँगी बिकॉज उसको मेरी ज़रूरत है, बीइंग अ डॉक्टर उसको मेरी ज़रूरत है, ठीक है। लॉ कहना नहीं, आप इसी समय उसको हमारी कस्टडी में दें। तो शायद मेरे को जो चीज़ लग रही है वो लॉ के साथ फिट ही नहीं बैठ रही, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। अब देखो, इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है। उससे पहले अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो एंड थियरी अच्छी लगी तो ज़रूर टाइप करके बताइएगा एंड प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि देखिए, ऐसा माना गया है कि कोलबर्ग जो है उन्होंने ज़्यादा मेल रिसर्चर्स लिए, मतलब जो हम सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने वो ज़्यादा मेल लिए हैं, तो मेल का ही एक एटीट्यूड या मेल का ही एक नज़रिया वो उन्होंने दिखाया है, ठीक है। इस वजह से वो नैरो हो जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है, फीमेल्स नहीं उन्होंने कंसिडर की। दूसरा ये माना जाता है कि अपर मिडिल क्लास के लोगों को ही उन्होंने लिया है, तो और नैरो हो गई, ठीक है, आपने एक ही क्लास के लोगों को लिया है। दूसरा, ये जो डिलेमास हैं ये आर्टिफिशियल हैं। वो ये मानते हैं कि बेसिकली लोगों को अब जैसे हाइंस वाला जो केस है उसके साथ लोगों को फेमिलैरिटी ही नहीं है, वो बहुत ही एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सा केस है, ठीक है। सो उनको अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 साल या 16 साल के बच्चे से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं तो
उनसे वो क्वेश्चन पूछना शायद उतना लॉजिकल नहीं है, बिकॉज वो ना तो मैरिड हैं, ना वो किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में होंगे उस टाइम पे जहाँ पे उनको ये एक्चुअली में वैल्यू समझ में आ सके, ठीक है। सो उनको कैसे पता कि उसने सही किया या गलत किया, बेसिकली वो ये कह रहे हैं। सबसे तीसरा क्रिटिसिज्म वो ये है कि भाई ये जो डिलेमास है ये रियल तो है नहीं, आपने तो हाइपोथेसिस बनाया, जब एक्चुअल सिचुएशन में हम होते हैं तब हम अलग बिहेव करते हैं। ये है ना कि जब आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं तो आप एक तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि थ्योरी में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं और जब वो प्रैक्टिकल में होते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है। थ्योरी में लेट्स से आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों के आगे आपको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा हर बार आपकी बेइज्जती कर रहा है, बार बार आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल में तो बहुत फ़र्क होता है। तो ये डिलेमास भी ऑब्वियसली बात है हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मीन्स कोई चीज़ जो अज्यूम की है आपने, अजम्पशन के ऊपर आधारित है, रियल तो है नहीं। सो ये इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है इसे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। बहुत इजी बनाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि डिफ़िकल्ट ना हो। आपको बस एक चीज़ करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए कोलबर्ग के और प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। उन्हें सॉल्व करते करते देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं आप, और जब आपको लगे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमें मेल कीजिए, प्लीज़ ईमेल इट टू मी। मैं आपको समझाऊंगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जब आप मुझे कहते हैं कि मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। मुझे एक्चुअली में वो पैटर्न देखना है कि आप क्या गलती करते हैं, किस तरीके की गलती करते हैं। इसलिए जब भी मुझे कोई भी फ़ोन करके बोलता है कि मेरे क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप पैटर्न ढूंढिए, कि कॉमन मिस्टेक ढूंढिए। अगर नहीं ढूंढ सकते तो वो उसकी फ़ोटो मुझे भेज दीजिए जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो दैट मैं आपको बताऊँ कि ये आप गलती कर रहे हैं। सो प्लीज़ ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, और फिर कोई दिक्कत है तो आप www.edutap.co.in पे मेल कीजिए, हम बात करेंगे और उसको सही करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।